जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बूलियन एनालिसिस ऑफ लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट के बारे में आपको पता है कि लॉजिक सर्किट जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स की बेस पर बने होते हैं। इन्हें डिफरेंट लॉजिक गेट्स के बेस पर या उनकी कम्बिनेशन पर आप लॉजिक सर्किट डेवलप करते हैं। ठीक है। बूलियन अलजबरा जो होता है वो उसके डिफरेंट लॉजिक सर्किट के डिफरेंट ऑपरेशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है वो बूलियन अलजबरा जो है उसकी बेस पर हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है लॉजिक सर्किट के आउटपुट किस तरह के होंगे। इनपुट की बेस पर आउटपुट किस तरह से इनपुट की बेस पर आउटपुट किस तरह से जनरेट होंगे। ठीक है। तो इन लॉजिक सर्किट को हम एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आपके पास अगर एक लॉजिक सर्किट है तो उससे बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको एक गिवन है लॉजिक सर्किट मींस कि एक आपको डिजिटल सर्किट आपको दिया हुआ है और उसकी बेस पर आप उसका बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप करना चाहते हैं तो किस तरह से डेवलप करते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि आपने लेफ्ट मोस्ट साइड से जो लॉजिक गेट होगा उससे आपने स्टार्ट करना है और राइट साइड की तरफ आपने मूव करना है। ठीक है। तो लॉजिक गेट जो होते हैं उसमें आपको पता है नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं और एक आउटपुट होता है। हर लॉजिक गेट का वन आउटपुट होता है, ऐसे ही ना। तो यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम है, एक लॉजिक सर्किट है। इस लॉजिक सर्किट में गौर करें कि आपके पास जो पहला लेफ्ट साइड पे जो पहला गेट है लॉजिक गेट वो एंड गेट है। पहला जो लॉजिक गेट है वो एंड गेट है और उसके इनपुट कितने हैं, इसके इनपुट कितने हैं? तो दो इनपुट है सी एंड डी। सी एंड डी को जब आप पास करते हैं एंड गेट के थ्रू तो आपका जो आउटपुट होगा वो सी डी आएगा, प्रोडक्ट टर्म आएगी, ऐसे है ना, डॉट जी ऑपरेट। सर। और ये आउटपुट आपका जो है सी डी एज एन इनपुट यूज होगा और गेट के इनपुट के तौर पर यूज हो रहा है और गेट के साथ। ठीक है। यानी और गेट के अंदर जो इनपुट है वो सी डी है और एक बी है। तो इसका मतलब दो वेरिएबल बेस या दो इनपुट बेस आपका ये और गेट है। इसी तरह से दो इनपुट बेस ये एंड गेट था। जब और गेट का ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो हमारे पास कौन सी टर्म आती है, प्रोडक्ट टर्म आती है या सम टर्म आती है? सम टर्म आती है। सम टर्म सर। तो इन दोनों का सम आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आउटपुट के तौर पर b प्लस सी डी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सी डी प्लस बी। तो कौन सा ला आप यूज करेंगे, b प्लस सी डी या सी डी प्लस बी? कौन सा ला अप्लाई हो रहा है? कॉमोटेटिव ला। यहाँ पे कॉमोटेटिव ला को आप यूज कर रहे हैं, b प्लस सी डी लिख दें या सी डी प्लस बी लिख दें। ये आपका आउटपुट है इस और गेट का, लेकिन इनपुट है इस एंड गेट का, लास्ट वाले एंड गेट का इनपुट है। ठीक है। और इसके साथ कौन सा इनपुट है, ए। तो इस तरह से लास्ट जो गेट है आपके पास उसका जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ये एक ऐसा आउटपुट है जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे एंड गेट है, एंड गेट में अगेन हमारे पास प्रोडक्ट टर्म जनरेट होती है, ऐसे ना, प्रोडक्ट टर्म जनरेट होगी। क्लियर? ए डॉट बी प्लस सी डी, ऐसे ही है ना, ए डॉट बी प्लस सी डी। ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ गया है। इसको हम क्या कहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन, इस तरह से आप बूलियन जनरेट कर सकते हैं एक लॉजिक सर्किट को देखते हुए। ठीक है। लॉजिक सर्किट को देखते हुए आप बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक लॉजिक सर्किट आपने देख लिया, उसमें एक्सप्रेशन आपने जनरेट कर लिया। अब उस सर्किट की बेस पर, उस आउटपुट की बेस पर आपने ट्रुथ टेबल जनरेट करना है।
यानी लॉजिक सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाना है जिसमें आप उसके ऑपरेशंस को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। पूरे सर्किट के ऑपरेशन को आपने वेरीफाई करना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल, जिसमें आपके नंबर ऑफ इनपुट है और आउटपुट आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इसके मुताबिक इसका आउटपुट होगा, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इस सर्किट के अंदर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? 4 सर। 4 वेरिएबल, 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं। अब जब 4 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? भाई 16। 2 रेज़ टू पावर n हमने फार्मूला पढ़ा था कॉम्बिनेशन के लिए, तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास इनपुट के बनेंगे, ऐसे ही है ना? 16 कॉम्बिनेशन जी सर। इनपुट वेरिएबल्स के, मतलब ये आपके सामने अगर मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल शो करूँ तो ये आपके पास 16 कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी के 16 कॉम्बिनेशन। पहला ए है, उसमें 8 आपके 0 हैं और 8 आपके 1 हैं। इसी तरह बी 4 0 4 1, फिर 4 0 4 1, फिर आपके पास सी है 0 0 1 1 0 0 1 1। इस कॉम्बिनेशन के साथ इस तरह के इसकी वैल्यूज आती जाएंगी। और लास्ट वन जो आपके पास है डी, इसमें आप लिख सकते हैं 0 1 0 1 0 1 के इस तरह से कॉलम में वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रुथ टेबल में इस तरह से 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक हो गया? अब यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब आप आउटपुट की तरफ आए। आउटपुट आपके पास है एक प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट किस चीज का? ए का प्रोडक्ट है किसके साथ? बी प्लस सी डी के साथ, ऐसे ही है ना ब्रैकेट में, ये आपके पास प्रोडक्ट। अब एंड गेट में 1 कब आंसर आता है? जो एंड गेट होता है वो 1 कब जनरेट करता है? जब दोनों 1 हो। जब दोनों 1 हो सर। जब दोनों इनपुट 1 हो। तो इसका मतलब ये है, एक ये इनपुट है आपके पास और एक ये इनपुट है आपके पास, ये दोनों 1 होने चाहिए, देन आपका आंसर 1 आएगा, ऐसे ही है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए तो अकेला वेरिएबल है, तो ए डेफिनेटली 1 होना चाहिए। ए हमारे पास डेफिनेटली 1 होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास इनपुट क्या है? बी प्लस सी डी, तो इसका आंसर भी 1 होना चाहिए, यानी ये भी 1 के इक्वल होना चाहिए, ऐसे है ना? भाई बी प्लस सी डी भी तो 1 होना चाहिए ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 1 आएगा। साथ साथ बोलते रहे ना, बताते रहे, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक आपके पास इनपुट ये है, एक आपके पास इनपुट ये है, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों 1 होंगे, यानी ये दोनों 1 होंगे तो आंसर आपका ये एज ए होल 1 आएगा, ऐसे ही है? जी सर। ये तो आपके पास 1 आएगा, डेफिनेटली ए 1 होना चाहिए। अब ये जो है ना सेकंड टर्म, सेकंड आपका इनपुट बी प्लस सी डी, ये एज ए होल 1 होना चाहिए, बी प्लस सी डी एज ए होल 1 होना चाहिए, ऐसे ना? जी सर। यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन है? और का ऑपरेशन है ना? जी जी सर। इसका मतलब ये है कि और गेट में आपके पास आंसर 1 कब आता है? जब एक जब एक भी 1 हो सर। जब एक भी 1 हो, या बी 1 हो या सी डी 1 हो। जब बी 1 है सी डी 0 हो सकते हैं, जब सी डी 1 है तो बी 0 हो सकता है, या दोनों ही 1 हो, बी भी 1 हो सी डी भी 1 हो, ऐसा है? यस सर। जी सर। कॉम्बिनेशन देखने हैं ना आपने, या तो दोनों ही 1 होगी, दोनों टर्म 1 होगी, बी भी 1 होगी सी डी भी 1 होगी, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी अगर 0 है तो सी डी 1 होना चाहिए,
तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बी अगर 1 है तो सी डी 0 होना चाहिए, ऐसे ही है ना। और जब आप सी की बात करते हैं, सी डी 1 होगा तो सी भी 1 होना चाहिए, डी भी 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख लें, ये मैंने खुद से यहाँ पे लिखा है, इसको आप यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ए प्लस सी डी, इसको 1.1 हम कब लिखेंगे, जब ए हमारे पास 1 होगा और बी प्लस सी डी 1 के इक्वल होगा, देन आपका आंसर 1 आएगा ना। जी सर। ये हो गया 1। दूसरी टर्म कौन सी है, बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1। दूसरी टर्म आपके पास 1 के इक्वल है, दूसरी टर्म आपके पास 1 के इक्वल है, b प्लस सी डी इज इक्वल टू 1। अब और ऑपरेशन है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक 1 होना चाहिए या दोनों ही 1 होने चाहिए। अगर हम b को 1 लेते हैं, सी डी को आप 0 ले लें, एक केस ये बनता है, देन आपका आंसर 1 आता है। या फिर b आपके पास 0 है तो सी डी को 1 ले लें, तब आपका आंसर 1 आएगा। इसी तरह या b 1 है और सी डी भी 1 है, देन आपका आंसर 1 आता है, ठीक है। और जब सी डी की हम बात करते हैं 1 के इक्वल है, तो सी डी 1 के इक्वल कब आएगा, जब सी भी आपका 1 होगा और डी भी आपका 1 होगा। क्लियर है? जी सर। कंफ्यूजन है तो बता दें। नो सर, क्लियर। क्लियर। तो इसके मुताबिक इसको समराइज आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन a इंटू बी प्लस सी डी इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब a 1 होगा एंड b 1 होगा, रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू c प्लस c एंड d, और when a is equal to 1 and c is equal to 1 and d is equal to 1 regardless of the value of b, कि b की कोई भी वैल्यू हो। ये हमने केसेस देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्रेशन ये 0 के इक्वल होगा जब दोनों में से कोई एक 0 होगा, या a 0 होगा या एज ए होल ये b प्लस सी डी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 16 कम्बिनेशन जो हैं, इनपुट के 16 कम्बिनेशन जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, 16 कम्बिनेशन में a हमारे पास डेफिनेटली 1 होना चाहिए। a हमारे पास 1 कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इस जगह से स्टार्ट हो रहा है ना a। जी सर। ये हमारे पास ये a1 है, तो हमारे पास दूसरी टर्म भी तो 1 आनी चाहिए ना, a इंटू बी प्लस सी डी। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है ना, a इंटू बी प्लस सी डी। यस सर। a तो हमारा हो गया 1, ये हो गया, तो ये भी तो 1 होना चाहिए ना, b प्लस सी डी। तो ये 1 यस सर। उसके, तो यहाँ पे इसके बाकी केसेस देखें, b 0 0 तमाम 0 अगर कर दिए जाएं तो ये आपका आंसर 1 तो नहीं आएगा फिर। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी सर। ए को 1 कंसीडर डेफिनेटली 1 लेना है, तो इसमें जो हमारी अंडर कंसिडरेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी 8 हमारे पास अंडर कंसिडरेशन है, 8 कम्बिनेशन जहाँ से A1 स्टार्ट होता है। A1 के साथ हमें ये भी देखना है B प्लस सी डी 1 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला जी सर। एज ए होल 1 के इक्वल होना चाहिए। तो एज ए होल 1 के इक्वल कब होगा, जब B 1 होगा या सी डी 1 होगा या दोनों ही 1 होंगे। जी। यहाँ पे तो तीनों ही 0 हैं, तो लिहाजा इसको भी छोड़ देंगे, इस कॉम्बिनेशन को भी छोड़ देंगे। इसको देखें, ये 1 है हमारे पास, B हमारे पास 0 है, C हमारे पास 0 है, D हमारे पास 1 है। जब 0.1 होगा, जब 0.1 होगा तो आंसर आपके पास क्या होगा, 0 0 होगा, और ये ऑलरेडी 0 था, B यहाँ पे 0 है,
तो लिहाजा इसको भी स्किप कर देंगे, आंसर भी 0। इसमें देखें ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 0 है। अगर बी 0 है तो ये दोनों 1 होने चाहिए आंसर 1 आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक का और ऑपरेशन तो 1 की इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, 0 है ना। Yes. यहाँ पे देखिए हमारा 0 हो गया, अगर ये 0 है तो इसको 1 होना चाहिए। Yes, sir. तो जब सी भी 1 होगा और डी भी 1 होगा, तो यहाँ पे सी तो 1 है लेकिन डी हमारे पास 0 है, 0. आंसर 0 आएगा, तो इसको भी स्किप करेंगे। यहाँ पे देखें नेक्स्ट वन केस देखें, ये हमारे पास 0 है, तो इसके अंदर ये दोनों 1 होने चाहिए ना, ये दोनों, ये जी सर. ये आप श्योर आ रहे हैं, जरा देखने क्या इशू है। अच्छा नेक्स्ट वन देखें, ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 1 है, तो ये दोनों 0 हो जाएं कोई इशू नहीं, तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये आ गया, ये 1 का कॉम्बिनेशन आ गया, इस पे आंसर 1 आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ए 1 है, बी 1 है, तो इन दोनों में से कोई एक 1 हो या एक 0 हो, तब भी आंसर आपका 1 ही जनरेट होगा। तो लिहाजा 0 0 और 0 1 का कॉम्बिनेशन आंसर आपके पास 1 आया। इसी तरह आपके पास अगर ये C 1 है और D 0 है, तो आंसर इसका CD का आंसर 0 और B का आंसर 1, तो लिहाजा आपके पास A इंटू बी, ए भी आपके पास 1 है, बी भी आपके पास 1 है, और ये CD आपके पास 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर आपका 1। और अदरवाइज जो लास्ट केस है, सारे वेरिएबल का वैल्यू जो है वो 1 आ जाए, तो आंसर आपका 1 होगा। क्लियर? Yes, sir. जी सर। ये हमारे पास 4 बिट के कम्बिनेशन है ना, 4 इनपुट के कम्बिनेशन है, 16 कम्बिनेशन, मतलब 0 से लेकर 15 तक वैल्यू है, 0 से लेकर 15 तक बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गई है? जी सर. अभी आपने ये देख लिया कि आपके पास एक लॉजिक सर्किट है, उसकी बेस पर आप उसका बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं आउटपुट के तौर पर, इनपुट को देखते हुए और उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए, लॉजिक गेट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए आप बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं। जब आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट हो गया, तो फिर आप इनपुट के बिहाफ पर आप आउटपुट ट्रुथ टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं कि उसमें 1 कब आता है, उसके कम्बिनेशन के मुताबिक आप उसको लिख सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आपके पास ग्रे शेडेड एरिया जो है, ये आपके पास इसका 1, यहाँ पे आंसर इसका 1 आ रहा है, बाकी सब आंसर 0 आ रहे हैं। तो ये वो केसेस हैं, 5 केसेस हैं जो कि इस स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आंसर आपका 1 आ रहा है। क्लियर? Yes, sir. Yes. किसी का क्वेश्चन है कोई? नो सर। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल फेज के लिए वो कहता है जी कि आप इसका एक्सपेरिमेंट करें मल्टी सिम के अंदर, कि आप इसका ट्रूथ टेबल जनरेट कर लें इस सर्किट से, ट्रूथ टेबल, या आप यूं कह लें कि बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट कर लें, या बुलियन एक्सप्रेशन से ट्रूथ टेबल जनरेट कर लें। तो मैं आपके सामने मल्टी सिम का इंटरफेस लेके आता हूँ। ये मल्टी सिम का इंटरफेस आपके सामने है। जी सर। इस इंटरफेस पे देखें राइट साइड पे एक बार है, टूल बार, मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपने कौन सा टूल पिक करना है, यहाँ पे लॉजिक कन्वर्टर, यहाँ पे कौन सा टूल पिक करेंगे, लॉजिक कन्वर्टर, इसको आप पिक करेंगे और अपने कैनवस पर ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद या तो इस पर डबल क्लिक कर दें या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आ जाएं।
मैं डबल क्लिक कर दिया मैंने, आपके सामने एक छोटी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको जिस पे लिखा हुआ है लॉजिक कन्वर्टर XLC1। जी जी सर। सर। अच्छा, यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स हैं ए से एच तक, 8 इनपुट वेरिएबल हैं, लेकिन सब के सब ऑफ हैं, डिसेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कन्वर्जन के कुछ बटन्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी कन्वर्जन आप परफॉर्म कर सकते हैं। मसलन ट्रूथ टेबल से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं, एक्सप्रेशन से आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, या फिर सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हुआ है, ए इंटू बी प्लस सी डी, यही आया ना हमारे पास। आउटपुट हमारे पास यही जनरेट हुआ है ना। जी सर। अगर इसका ट्रूथ टेबल निकालना है तो यहाँ पे देखें AB2, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन से आप ट्रूथ टेबल जनरेट करना है तो कैसे जनरेट करेंगे, सिंपल एक बटन प्रेस करें तो आपका बुलियन एक्सप्रेशन के बिहाफ पर आपका ट्रूथ टेबल जनरेट हो गया। गौर करें ये वही है जो अभी आपने बुक में देखा था। लास्ट 5 कॉम्बिनेशन जो है वो उस पे आंसर आपका 1 आ रहा है, अदरवाइज आपका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू देखें, 4 कॉम्बिनेशन 16 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर 15 तक, ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज। क्लियर? यस सर। इसी तरह अगर आपने इसका सर्किट ड्रा करना है तो यहाँ पे आपके पास सेकंड वन, फिफ्थ वन आपके पास बटन है, इस पर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें प्रोसेस होने के बाद मेरे पास सर्किट इसका ड्रॉ हो गया कैनवस के ऊपर। ये सेम सर्किट नहीं है जो हमने अभी बुक में देखा था। गौर करें, पहले एंड गेट है, फिर और गेट है, फिर एंड गेट, ठीक है। क्लियर है भाई? जी सर। यस सर। इस तरह से आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल को यूज़ करते हुए आप एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर आपको यहाँ पे रैंडमली इसका मैं चेंज करूँ, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया, अगर मैं इसका रैंडम चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं यूँ कह लें कि 1 लिख देता हूँ, ये मेरे पास 3, अभी फ़िलहाल मैंने कितना किया है, 3 वेरिएबल को अनेबल किया है। यहाँ अगर मैं चौथे को भी अनेबल करूँ ये 4 हो गए, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर दूँ तो इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ, यहाँ रैंडमली ट्रूथ टेबल में मैं 1 जनरेट कर रहा हूँ, तो कोई भी आप वैल्यू चेंज कर दें, ठीक है। ये मैंने ट्रूथ टेबल में चेंजिंग की है, तो देखें यहाँ पर ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन में क्या जनरेट अब गौर करें कि मैंने ट्रूथ टेबल में वैल्यू चेंज की है तो इसका एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन क्या जनरेट हो गया, कितना बड़ा एक्सप्रेशन बन गया, देख रहे हैं? जी सर। इसी तरह इसका सर्किट भी आप डेवलप कर सकते हैं बुलियन एक्सप्रेशन से। सर्किट अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो ये इतना कम्प्लेक्स किस्म का, यानी कि नहीं, इसमें बहुत सारे एंड गेट और बहुत सारे और गेट जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपके सामने प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा सर्किट है तो बड़े सर्किट के लिए वो प्रोसेस कर रहा है, तो ये बड़ा सर्किट आ गया है। अब गौर करें तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये कैनवस पे देखें ड्रॉ जो हो रहा है, ये कैनवस छोटा पड़ रहा है उसके लिए। हम यहाँ पे इसको इस तरह से चलें, ठीक है, वो कैनवस छोटा पड़ रहा है, वो सर्किट बड़ा है, तो हम उसको ये देखें मैंने ड्रॉ कर दिया, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया और देखें कितने सर्किट डेवलप हुए हैं। फकत मैंने क्या किया है, ट्रूथ टेबल के आउटपुट में मैंने मुख्तलिफ जगह पे 1 कर दिया है, ठीक है। ट्रूथ टेबल के
आउटपुट में मुख्तलिफ जगह पे मैंने 1 कर दिया, जिससे मेरा सर्किट टोटली चेंज हो गया है। ठीक है, क्लियर? जी सर। Yes, sir. तो अगर मज़ीद आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये मैं अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूं और इसको भी ज़ीरो कर दूं, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और ये जो लास्ट इसमें मैं ज़ीरो प्लेस कर दूं, तो ये यहाँ पे देखें मेरे पास, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये अब देखें, अब छोटा एक्सप्रेशन बन गया है। ठीक है, मज़ीद इसको मैं ज़ीरो कर दूं तो ये मेरे पास देखें और भी छोटा हो गया। आउटपुट जितने 1 कम होंगे उतना ही सर्किट कम बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका सर्किट भी ड्रा कर सकते हैं। छोटा सा सर्किट आप यहाँ पे ड्रा कर दें। 4 वेरिएबल है ना, तो 4 वेरिएबल के बिहाफ पर आपका उसी तरह से सर्किट डेवलप होगा। और आउटपुट को देखते हुए ये देखेंगे, ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास सर्किट बन गया है। ठीक है, तो आपके ट्रुथ टेबल के मुताबिक सर्किट आप ड्रा कर सकते हैं, आपके बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से आप सर्किट ड्रा कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आपके पास लॉजिक कन्वर्टर टूल है, जिसको आप यूज़ करते हुए अपना सर्किट फौरी तौर पर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा को यूज़ करते हुए हम अपने लॉजिक को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट एक्सप्रेशन आते हैं उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट लॉज पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे और कुछ थ्योरम भी पढ़े थे। ठीक है, बूलियन अलजबरा के, तो उन्हीं को यूज़ करते हुए हम बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल 4.9 है। इसमें कितने एक्सप्रेशन है? एक एक्सप्रेशन, लेकिन टर्म्स कितनी है? कितनी टर्म्स हैं? 3. 3 टर्म्स है। एक ए बी है, एक ए इंटू बी प्लस सी है और एक बी इंटू बी प्लस सी है। ये 3 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 टर्म ऐसी हैं जिसपे आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, Yes. डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करें तो ये क्या टर्म बन जाएगी? ए बी प्लस ए सी, ऐसे बनेगा ना, ए प्लस, और यहाँ पे बी बी प्लस बी सी। भाई साथ साथ बताते जाएं, समझ आ रही है कि नहीं? यस सर। जी Yes, सर। sir. अच्छा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ अप्लाई करते हुए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए बी यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, और इसको हम लिख सकते हैं बी बी प्लस बी सी। ये लिख दिया हमने, ऐसे ही है। यस सर। अब यहाँ Yes, Yes, sir. अब यहाँ पे बी बी है, बी बी को हम बी लिख सकते हैं रूल नंबर 7 को यूज करते हुए, ए डॉट ए। Yes, sir. रूल नंबर 7 में ए डॉट ए पढ़ा था कि हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है ए का ए के साथ ही। अगर ए 0 है तो 0 डॉट 0 0 ही आंसर आएगा। अगर ए 1 है 1 डॉट 1 आंसर 1 आएगा। तो देन आपके पास आंसर ए ही आएगा। ए जो भी वैल्यू होगी, ए डॉट ए या बी डॉट बी, आपके पास आंसर सेम आएगा। ऐसे ही ना, तो बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी, रूल नंबर 7 को यूज़ करते हुए। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई हम हमने कर दिया है कि बी बी को हमने बी लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रूल नंबर 5 को अप्लाई करें। ए प्लस ए के इक्वल होता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे देखें, ये 2 टर्म्स जो हैं ए बी प्लस ए बी सेम नहीं है। यस सर। तो इसको एक ही बार लिख दें। और ऑपरेशन है ना, ए अगर 0 है, यस सर। अगर ए 0 है आपके पास
तो 0 प्लस 0 0, अगर a 1 है तो 1 प्लस 1 1, 1. ठीक है ना? तो आपके पास ए बी प्लस ए बी, उसको सिंपल एक बार लिख दें ए बी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से यहाँ तक के एक्सप्रेशन को सिंगल टर्म में हम लिख सकते हैं ए बी। A B लिख देंगे. इसी तरह रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 में ये हमारे पास एक रूल था कि a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। रूल नंबर 10 हमने पढ़ा था, 12 रूल्स पढ़े थे, याद है ना? तो जी सर. इसमें आपके पास b प्लस बी सी, Yes sir. b प्लस बी को हम लिख सकते हैं b। Yes. तो ये आपका सारा एक्सप्रेशन वाला हिस्सा b के इक्वल आ गया। Yes, sir. अभी अब गौर करें, b प्लस ए बी दोबारा वही रूल नहीं बन गया? B आ जाएगा. तो हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म की जगह पे b लिख सकते हैं। Yes sir. तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हुआ? b प्लस ए सी। Yes sir. यानी हमने बड़े एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करते हुए हमने स्मॉल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आप इसमें गौर करें तो आप बता सकते हैं कि इसमें ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें कितने गेट यूज होने हैं? अगर इसका सर्किट ड्रॉ करें तो इसमें कितने गेट यूज होने हैं? भाई कितने गेट यूज होंगे? एक ये और गेट है, फिर यहाँ पे एंड गेट है 2, 7. और गेट है, फिर एंड गेट है 4, और फिर यहाँ पे एंड गेट है 5, फिर ये और गेट है 6, और ये फिर एक और गेट है 7। ऐसे ही है ना? Yes sir. तो यहाँ पे देखिए सिंपलीफाई करने के बाद कितने गेट यूज होंगे? 2. 2, 2. एक एंड गेट और एक और गेट। Yes sir. यानी आपने एक बड़े सर्किट को सिंपलीफाई कर दिया छोटे सर्किट में। क्लियर? Yes sir. इसी तरह रिलेटेड प्रॉब्लम है ए बी बार प्लस ए इंटू बी प्लस सी बार प्लस बी इंटू बी प्लस सी बार। इसको आपने सिंपलीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या सिंपलीफाई करेंगे? किस तरह से सिंपलीफाई करेंगे? क्या ख्याल है? डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम, सेकंड टर्म, Yes, sir. सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के लिए जी सर. Yes, sir. बनती है ना? तो सेकंड टर्म आपके जी. पास इंडिविजुअल का प्रोडक्ट के ऊपर. प्रोडक्ट टर्म में बार. कन्वर्ट हो जाएगा, बी कम्प्लीमेंट इंटू सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। इधर भी बी कम्प्लीमेंट जी. इंटू सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इधर मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, देख रहे हैं? ए बी कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी, आप उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इनके साथ, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और बी इंटू बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। अब आपको पता है रूल के मुताबिक बी कम्प्लीमेंट और बी ये 0 के इक्वल होता है, तो एज ए होल ये सारा 0 टर्म हो गया। और यहाँ पे ए बी कम्प्लीमेंट कॉमन निकलता है, तो आपके पास 1 प्लस सी कम्प्लीमेंट आ गया, और 1 प्लस सी कम्प्लीमेंट 1 के इक्वल होता है, ए बी कम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया।